नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो बीए के अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है बेटा, तो शिक्षा शास्त्र में आपको एक प्रकार से बहुत ही एक ब्रॉड सिलेबस मिलता है जिसमें आपको शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसी के बारे में हम बेसिकली जानने का प्रयास करेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक होते हैं इसके और बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 3-4 वर्षों में जो प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, अब आप सोच रहे हो कि 3-4 वर्ष से तो गुरुजी सेमेस्टर का परीक्षा ही नहीं शुरू हुआ, तो आप कैसे कैसे बता रहे हो, आप भौकाल छोड़ रहे हो। नहीं बेटा, इससे पहले इसी पेपर का नाम शिक्षा दर्शन के नाम से पहले इसको जानते थे। अब चूंकि जब ईयरली एग्जाम होता था और अब जब सेमेस्टर टाइप का एग्जाम हो गया बेटा, तो इसको किस तरीके के नाम दे दिया गया, इसको दे दिया गया नाम कि शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार परीक्षा में आते रहते हैं, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय सभी को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले, पहला क्वेश्चन से फिलॉसफी और दर्शन। देखिए, फिलॉसफी अंग्रेजी का शब्द है, फिलोस और सोफिया दो शब्दों से एक मिलकर के बना है। फिलोस माने होता है आपका ज्ञान, और जो है सोफिया का मतलब होता है अनुराग या प्रेम, यानी ज्ञान से जिस व्यक्ति को प्रेम हो वह दार्शनिक कहा जाएगा, और ज्ञान के प्रति अनुराग रखना ही क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। ये होता है फिलॉसफी। दर्शन हिंदी का शब्द होता है। दर्शन माने किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में अनुमान लगाना, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना। दर्शन, दरस परस मज्जन और पाना, यानी दर्शन करना मतलब कि देखना। जैसे आप मंदिर में क्या करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो आप दर्शन करते भगवान से और कुछ सीखते भी हैं, लेकिन वो देखना दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर नहीं होगा। इस दर्शन का मतलब होगा जैसे आपने इस लकड़ी के ढांचे को, इस घड़ी को देखा, तो आपने सोचा कि ये घड़ी कैसे बनी होगी, किस तरीके की बनी होगी, पूरा इसके बारे में आपके दिमाग में तमाम प्रकार के जिज्ञासु से रिलेटेड बातें चलने लगी। ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक होता है, वो जिज्ञासा उसके अंदर भरी होती है हर एक चीज़ के प्रति। वह चाहता है कि भाई ये क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, किसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, तो शिक्षा और दर्शन बेसिकली इसमें काफ़ी अंतर, मतलब कि थोड़ा सा अंतर होता है। बेसिकली एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, एक हिंदी का शब्द है, एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, 2023 में प्रश्न पूछा गया। सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा फिलॉसफी को दर्शन का अंग्रेजी समानार्थक समझा जाता है, परंतु दोनों में स्पष्ट अंतर है। फिलॉसफी विभिन्न विषयों का विश्लेषण करता है, यानी फिलॉसफी किसके बारे में, विभिन्न विषयों का विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है, जबकि दर्शन यथार्थता जो एक है का तत्व ज्ञान करता है। यानी दर्शन जो होता है वो केवल यथार्थता का ज्ञान रखता है। ठीक है, जबकि फिलॉसफी अन्य विषयों से भी संबंधित होता है, उन सभी विषयों का विश्लेषण करता है। दर्शन में चेतना की मीमांसा अनिवार्य होती है, जो पाश्चात्य फिलॉसफी में बिल्कुल भी नहीं होती। यानी जो पाश्चात्य दर्शन होता है उसमें आपको चेतना की मीमांसा नहीं मिलेगी, जबकि भारतीय दर्शन में आपको मिलेगी। और भारतीय दर्शन को ही आप दर्शन कहते हैं, और जो पाश्चात्य दर्शन उसको आप फिलॉसफी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट आप लिख सकते थे। दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है। शिक्षा दर्शन एजुकेशनल जो है फिलॉसफी या एजुकेशन फिलॉसफी, ठीक है, या फिलोसॉफिकल एजुकेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, एजुकेशन फिलॉसफी कह सकते हैं। तो एजुकेशन फिलॉसफी का क्या अर्थ है दोनों का। सामान्य रूप से शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है बेटा, दूसरा टेल है आपका। ठीक है, दर्शन की वह शाखा विशेष है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शिक्षा के संदर्भ में किया जाता है। किसका, एक शिक्षा मतलब दर्शन की एक ऐसी शाखा जिसमें दार्शनिक जो सिद्धांत है, दार्शनिक जो विचार है, उनका विवेचन शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के रिफरेंस में किया जाता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विचार किया जाता है, शिक्षा से संबंधित जो विचार होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, और उनका समाधान करना, शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना भी दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत करना,
इसी को शिक्षा दर्शन कहते हैं। यानी शिक्षा दर्शन के द्वारा शिक्षा की समस्याओं का समाधान, इसके अलावा जो है दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शिक्षा के संदर्भ में किया जाता है। साथ ही साथ में समस्याओं का समाधान एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही शिक्षा दर्शन जो एक शाखा है दर्शन शास्त्र की, उसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा दर्शन बेसिकली शिक्षा शास्त्र की भी एक शाखा है और दर्शन शास्त्र की भी एक शाखा है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, ऐसे ही शिक्षा दर्शन भी आपस में संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जो होती है बेटा क्या होती है, शिक्षा जो होता है विचारों का पुंज होता है। विचारों का पुंज बेटा क्या होता है, शिक्षा होता है। और विचार क्या होते हैं, विचार को ही दर्शन देते हैं। जैसे आपने घड़ी देखी, अब घड़ी के को देखने के बाद में इस घड़ी के बारे में आपके मन में तमाम विचार तमाम सिद्धांत चल रहे होंगे, यही दर्शन हो जाता है बेटा। यही क्या हो जाता है, यही दर्शन हो जाता है। तो किसी चीज को देख करके उसके प्रति अनुराग या उसके प्रति प्रेम या उसके प्रति तमाम प्रकार के क्वेश्चंस का उत्तर ढूंढने जब कोई व्यक्ति निकल पड़ता है तो दार्शनिक विचारधारा वाला वही व्यक्ति होता है। तो शिक्षा दर्शन में बेसिकली आपको और कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपको बहुत सारी चीज समझ में आ रही हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो फटाफट से आप लाइक करिएगा। आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि कई विश्वविद्यालयों के पेपर चल रहे हैं, वहाँ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से लोग उस पर जुटे रहते हैं। लेकिन मैं जो आप कहते हो मैं उसी पर फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट आए कि गुरुजी शिक्षा शास्त्र की दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। ये आपका चाहे जो भी विश्वविद्यालय आपका हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, BU झांसी, MJPRU सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। MSDU यानी कि सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा दर्शन की शाखाएं देखिए, शिक्षा दर्शन की प्रमुख शाखाएं निम्न है। पहली शाखा है तत्व मीमांसा। शिक्षा दर्शन की पहली शाखा कौन सी बेटा, तत्व मीमांसा। क्या है तत्व मीमांसा? दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति की खोज करती है। किसकी? वास्तविकता की क्या नेचर है या रियलिटी का क्या नेचर है उसके बारे में पता करना तत्व मीमांसा करता है। या प्रकृति से परे का बोध कराती है, यानी प्रकृति से जो परे है उसके बारे में जानकारी देती है तत्व मीमांसा। शिक्षा दर्शन का दूसरी जो शाखा है उसमें ज्ञान मीमांसा के बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति, सीमाएं, विशेषताएं और उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इन सभी का अध्ययन। कोई ज्ञान का नेचर कैसा है, नॉलेज का नेचर क्या होता है, नॉलेज की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं, नॉलेज की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं ज्ञान की, उसके बारे में। और ज्ञान कैसे निकला, ज्ञान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ज्ञान का प्रकटीकरण कैसे हुआ, ये सब एक प्रकार से अध्ययन जो है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में तीसरा होता है शिक्षा दर्शन का जो तत्व होता है या शाखा होती है वो होती है मूल्य मीमांसा। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये तीन मीमांसा जो है शिक्षा दर्शन की शाखाओं में शामिल है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मूल्य मीमांसा क्या है बेटा? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक व आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, किसकी? आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। तो इस तरीके से बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यपरक व आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा करी जाती है। किसके अंतर्गत? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। मूल्य क्या होते हैं? बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सौंदर्यपरक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, तमाम प्रकार के मूल्य होते हैं। इन सभी मूल्यों की चर्चा इसके अंतर्गत करी जाती है, ठीक है। यह बात ध्यान रखें। मूल्य किसे कहते हैं? ऐसे नियम कायदे जो आपको ये बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे, इसी को मूल्य कहा जाता है बेटा। मूल्य जो होते हैं उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले देखने का प्रयास करेंगे। तो अगला आपका मतलब अगला आपका आ चुका है प्रश्न 2023 में पूछा गया, वेदांत क्या है। देखिए वेदांत की अगर बात की जाए तो वेदांत क्या है? देखिए वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत, ठीक है। वेदांत उन विचारों को दर्शाता है जो उपनिषदों में निहित अटकलों और दर्शन से उत्पन्न हुए थे या उनके साथ संरेखित थे। विशेष रूप से ज्ञान और मुक्ति वेदांत में कई उप परंपराएं हैं जो सभी तीन स्रोतों बेसिकली प्रस्थान त्रयी नामक ग्रंथों के एक सामान्य समूह पर आधारित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता
उपनिषद तमाम सारे और ब्रह्मसूत्र तमाम सारे हैं वो, और भगवत गीता, इन सभी को मिला लें तो आपका वेदांत का निचोड़, बेसिकली सभी का निचोड़ भगवत गीता ही है। ठीक है, 18 अध्याय में बटी हुई भगवत गीता। तो यहाँ से प्रश्न आएगा आपका, तो वेदांत में आपका ऐसे, वेदांत में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता सब वेदांत के अंतर्गत ही आते हैं, वेदांत को आगे बढ़ाते हैं। भगवत गीता कर्म के सिद्धांत को मानने वाला ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आ चुका, श्रीमद् भगवत गीता क्या है बताएं। भगवत गीता की अगर बात की जाए तो भगवत गीता में एक प्रकार से कई श्लोक हैं। पहला श्लोक आप देखते हैं कैसे है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवा मामका पांडवस पुत्रः किम कुर्वन्ति संजयः। ठीक है, ये एक प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, ये एक प्रकार से कि मेरे और पांडव के पुत्र जो है क्या करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस जो है पूछा गया उसमें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जब अर्जुन जो है अपना पूरा जो है छोड़ देते हैं कि गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है, अर्जुन कहते हैं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान श्री कृष्ण उनको मोटिवेट करते हैं। तो अर्जुन को एक प्रकार से कहा कि जो ये तुम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारे भीष्म दादा तुम्हारे दादा हैं, ये आज तुम्हारे दादा हैं, कल किसी और के दादा हो जाएंगे। ये शरीर बेटा ये एक प्रकार से एक मात्र कपड़े की भांति होता है। ये नित्य प्रतिदिन जो आत्मा होती है नए नए कपड़े को धारण किया करती है। जैसे तुम एक कपड़े को पहनते हो, जब वो गंदा हो जाता है तो उसको छोड़ देते हो, ऐसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकते हैं। तुम भीष्म पितामह की आत्मा को मारने के में सक्षम हो अर्जुन? तुम द्रोणाचार्य को मार पाओगे? तुम अंगराज कर्ण की आत्मा को मार पाओगे? उनके शरीर को आप नष्ट कर सकते हो लेकिन उनकी आत्मा को नहीं नष्ट करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, नैनम छिदं शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। नयन माने आत्मा बेटा, नैनम छिद्दति शस्त्राणि, नयनों को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, नयन को यानी आत्मा को अग्नि के द्वारा भस्म यानी जलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा ना शोषयति मारुतः, ठीक है, न चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोषयति मारुतः, यानी ना तो इसको जल में आप डुबो सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसको वायु के द्वारा इसको उड़ा सकते हैं। तो यानी आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही है कि यत्र योगेश्वरा किसड़ो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति दुर्वा नीति मतिर्ममः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतयस्तेषां पराजया येषां मिन्दीवरश्यामौ हृदय स्थितौ जनार्दनः। इस तरीके से आप देखते भगवत गीता के श्लोक जो हैं अपने आप में जो है कि जो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरीके से भगवत गीता के श्लोक हैं। भगवत गीता ना केवल अर्जुन को उपदेश देती है बल्कि आज के वर्तमान युवाओं की तरफ एक प्रकार से उनको कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कहती है कि जो जस करहि ततस फल चाखा। तुलसीदास जी भी उसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ततस फल चाखा। यानी कर्म के सिद्धांत पर आधारित एकमात्र ग्रंथ दुनिया का जो एकदम से कर्म के रास्ते पर सभी को एक प्रकार से तत्पर कर देता है, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ है, इसीलिए इसको गीता कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके सुनाया कैसे कि यत्र योगेश्वरा किसड़ौ यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी गा करके, इसीलिए इसको गीता कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण ने इसको अच्छा महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है, मुखारबिंद से निकला हुआ है, सुमधुर गीत है ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। जैसे रामायण आपका कांड में बटा है, ऐसे आपका जो है ये क्या नाम है श्रीमद् भगवत गीता पर्व में बटा हुआ है, तो उसमें भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता को उपनिषदों का सार तत्व माना जाता है। उपनिषदों का सार तत्व यानी उपनिषद अगर आप नहीं पढ़ते हैं, गीता पढ़ते तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तथापि कुछ आधुनिक लेखकों ने इसे विविध वैचारिक प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण बताया है।
एक तरह से गीता को मानव जाति का सार्वभौम नीति शास्त्र माना जाता है, यानी कि प्रकार से यूनिवर्सल नीति शास्त्र है जो हर एक स्थिति में सभी जगहों पर लागू होता है। गीता के श्लोक, गीता में जो बातें लिखी हैं एकदम से सत्य हैं। आप देखते विवेक बिंद्रा जैसे महान ज्ञानी, मतलब कि बहुत बड़े विद्वान भी हैं और एक मोटिवेटर भी हैं, संदीप माहेश्वरी, या आप जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देखेंगे सब भगवत गीता का सहारा लेकर के आगे बढ़े हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदर्शवाद क्या है? आइडियलिज्म। देखिए, आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है। अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है ये। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना बेटा। पहला शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द है इज़म। इज़म माने होता है वाद। इज़म बेसिकली विचारधारा के लिए प्रयोग किया जाता है। आइडिया वाला जो विचार है आइडिया माने क्या होता है? विचार। और इज़म माने होता है वाद यानी विचारधारा। तो इस प्रकार यह शब्द विचारवाद का सृजन करता है। विचारवाद अथवा आदर्शवाद अथवा अध्यात्मवाद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। चाहे इसको आदर्शवाद कहो, चाहे विचारवाद कहो, चाहे इसी को अध्यात्मवाद कहो, बात एक ही है। आदर्शवाद का आधार अध्यात्म होता है। अध्यात्म को एक प्रकार से आधार बना करके आदर्शवाद आगे बढ़ता है। आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्य और आदर्शों को स्वीकार करता है, जो परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जो एक प्रकार से पहले से चले आ रहे मूल्य हैं उनको स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, जैसे ये प्रथम सेमेस्टर की 3rd सेमेस्टर क्लास चल रही है आपकी, इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, या आपको जियोग्राफी की पीडीएफ प्राप्त करनी है, पॉलिटिकल साइंस की प्राप्त करनी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत या सभी सब्जेक्ट की प्राप्त करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, सभी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे, आपको एक प्रकार से ग्रुप के लिए व्यवस्था कर दी गई है। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, क्या बताएंगे? अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम बता दीजिएगा। आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको कितने पैसे सेंड करने हैं? मात्र 100 रुपीज़ में आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद में आपको 3rd सेमेस्टर वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आप पढ़ेंगे। इसके बाद में 4th सेमेस्टर का कोर्स जल्द ही आपका आने वाला फरवरी तक जनवरी में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। जनवरी में आप देखते हैं लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए जो व्यवस्था इसमें करी गई, इससे दुगुनी व्यवस्था आपको मिलेगी। और 4th सेमेस्टर आपका लगभग 6 महीने तक चलेगा, यानी जनवरी में आपका एडमिशन होगा बेटा। जनवरी से लेकर के जब तक जून जुलाई अगस्त तक आपकी परीक्षाएं जून जुलाई तक होंगी, तब तक आपको यानी 6 महीने तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए। और सभी सब्जेक्ट का मात्र आपके लिए कितने पैसे रखे जाएंगे? 100 रुपये ही रखे जाएंगे 4th सेमेस्टर के लिए। तो अगर आप इससे जुड़ेंगे 3rd सेमेस्टर के कोर्स से, तो आपको 4th सेमेस्टर में मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। 100 रुपये में ही आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पर, को करिकुलर, मेजर, माइनर सब का मिलेगा। तो जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। तो अभी आपका पेपर लगा हुआ है, अभी आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था है, तो क्रैश कोर्स मात्र 100 रुपये में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। तो जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के साथ पढ़ाई वहां पर कर दी। पीडीएफ नोट्स आपके पास, वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते ही हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और 4th सेमेस्टर की जो बढ़िया तैयारी होगी, चैप्टर वाइज क्लासेस, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 4th सेमेस्टर में जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, अभी तो 3rd सेमेस्टर के लिए आप पेमेंट करें, उसके बाद में फिर 4th सेमेस्टर का जनवरी में तुरंत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तुरंत जुड़े, ये ना सोचे 100 रुपये हमारे 3rd सेमेस्टर के लिए लग रहे हैं अभी। ठीक है, ये आपके लिए लगेंगे, क्योंकि आपके आगे चल करके आपके लिए बड़ी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आपको जल्दी पता चलेगा, जल्दी आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका है, प्रकृतिवाद की परिभाषा दीजिए। प्रकृतिवाद की परिभाषा देखिए बेटा, प्रकृतिवाद को क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म। देखिए, थॉमस और लैंग महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ को अधीन मानता है, मतलब कि मन को पदार्थ के अधीन मानता है। मन ये आत्मा या परमात्मा की सत्ता को नहीं, ये सब जो भी भौतिक संसार है जो आपको दिखता है वही सत्य है। ठीक है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है भौतिक संसार, इसके परे कोई भौतिक संसार नहीं है, ये मानता है प्रकृतिवादी। ठीक है, और मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक ही होती, फिजिकल होती है, आध्यात्मिक नहीं होती। कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। जबकि आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता में, परमात्मा में विश्वास करता है, लेकिन प्रकृतिवाद नहीं विश्वास करता। जोयस नाम के विद्वान है, कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता प्रकृति और मनुष्य के दर्शन से उन समस्त चीज़ों को पृथक करना है जो कि आध्यात्मिक या अनुभव के परे होते हैं। ठीक है, यानी आध्यात्मिकता को नहीं मानता है।
वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह मत है या विचारधारा है जो कि प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, प्रकृति और ईश्वर अलग अलग है ये बताता है। आत्मा को भौतिक पदार्थ के अधीन कर देता है, यानी आत्मा भी एक भौतिक पदार्थ है, ठीक है, परमात्मा की देन नहीं है, तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है ये। इसके अलावा राफ बर्टन पेरी कहते हैं कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान संबंधी सुदृढ़ कथन होता है। विशेष रूप से यह दृढ़ अभिमत है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही अंतिम ज्ञान होता है, उसके बाद विज्ञान उत्तर यानी दार्शनिक ज्ञान के लिए स्थान नहीं रहता प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही सर्वोपरि है, आध्यात्मिक ज्ञान जो ये पूजा पाठ या फिर जो ये सब है इस सभी को नहीं माना जाता, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हॉकिंग कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह तत्व ज्ञान है जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है, आप एक आध दो परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, वही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद क्या है बेटा, देखिए आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों से कई प्रश्न आएंगे, तो और भी मैंने प्रश्न रखा है, इनको लेकर के परेशान नहीं होना आपको। प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद देखिए ब्राइटमैन कहते हैं कि प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत होता है जो समस्त विचार प्रक्रिया की जांच करके व्यवहार परिणामों से करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक है तो विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जाएगा, अगर वह एक प्रकार से व्यवहार संबद्ध नहीं, संतोषजनक नहीं है तो वो नहीं कहा जाएगा, वो गलत कहा जाएगा। यानी जो सुख मिले, यानी सुख के सिद्धांत पर आधारित है, जो भौतिक संसार में जो सुख मिले उस पर फोकस करता है बेसिकली ये, ठीक है। यानी जो विचार प्रक्रिया उसका परिणाम, उसका व्यवहार सही निकलेगा, जिससे संतुष्ट हो जाए वही सही है, बाकी सब एक प्रकार से नश्वर या वो अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक उद्देश्य बताएं। देखिए स्वामी जी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य स्वामी जी का अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, शिक्षा के माध्यम से बच्चा जो होता है वो अपने आंतरिक भावों का प्रकटीकरण करता है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के पहले से निहित होता है मनुष्य में, ठीक है, अंदर उसके ज्ञान रहता है, ठीक है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तब उसके ज्ञान जो होते हैं वो एक प्रकार से बाहर निकल पाते हैं। दूसरी बात है शारीरिक विकास बच्चों का, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का अंतर्निहित पूर्णता का विकास, जो उसके अंदर दबा हुआ ज्ञान है उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। शारीरिक विकास किया जाए बच्चे का शिक्षा के द्वारा। स्वामी जी छात्रों और भावी नागरिकों को स्वस्थ और प्रसन्न मन देखना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आज भारत को सिर्फ भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, ठीक है। मानसिक विकास, स्वामी जी मनुष्य की प्रतिभा को जगाना चाहते थे। वे प्रतिभा से ज्ञान विकसित होता है और ज्ञान से भक्ति और योग संभव होता है। तो इसी वजह से जब आप पढ़ेंगे तभी आपकी प्रतिभा जगेगी, और जब प्रतिभा जगेगी तो आपके अंदर ज्ञान डेवलपमेंट होगा, ज्ञान बढ़ेगा बेटा तो भक्ति और योग के प्रति आप जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा देना भी उद्देश्य रहा स्वामी जी का। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बताया। उनका विश्वास था कि मनुष्य के विचारों का चरित्र से घनिष्ठ संबंध होता है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि युवाओं का चरित्र जो है सबसे ठीक होना चाहिए। युवा चूँकि भारतीय जो है विकास के रीढ़ हड्डी हैं, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, अगर युवाओं का चरित्र गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा भारत नष्ट हो जाएगा, भारत बेकार हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा, स्वामी विवेकानंद धर्म को मानव की आंतरिक निधि मानते हैं, वे धार्मिक शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, धार्मिक शिक्षा को भी आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा शिक्षा को जीविकोपार्जन की जीवन जीने के लिए, कमाई धंधा करने के लिए भी वो स्वीकार करते हैं। प्रचलित शिक्षा को स्वामी जी अनुपयोगी कहते हैं और अनावश्यक मानते थे। उन्होंने छात्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविकोपार्जन को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, ऐसी शिक्षा दी जाए, ठीक है। वो शिक्षा कोई काम की नहीं जिससे उसका प्रतिपाल ना हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि बताएं। देखिए गांधी जी ने विभिन्न शिक्षण विधियों का उल्लेख यत्र यानी अलग अलग कहीं उधर तमाम जगहों पर किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण मैं यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बात तो इन्होंने कार्य विधि यानी शिक्षा की कार्य विधि क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया। गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में कार्य द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया कि बच्चा अगर कोई काम नहीं सीख पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसको आप एक प्रकार से बताओ कि ये काम आपको करना है, ऐसे करना है। कार्य को करके उसको पहले करके आपको कार्य बताओ उसको कि ये कार्य ऐसे किया जाता है, फिर उसके बाद जब वह कार्य करने लगे, मतलब उसको करवाओ काम, जब वह काम करने लगे तब एक प्रकार से जो होगा वही एक प्रकार से इसमें चीज़ें सम्मिलित होंगी, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके
तो वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चले। तो इस तरीके से गांधी जी किसी चीज़ को करके सीखने पर फोकस करते हैं। दूसरी बात, अनुकरण। अनुकरण माने होता है नकल करना, जैसे कोई कर रहा है उसको देख करके बच्चे सीखेंगे तभी करेंगे। गांधी जी ने यह कहा कि बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं, इसीलिए माता पिता को, अध्यापकों को बालकों के सम्मुख इस प्रकार के आदर्श उपस्थित करने चाहिए जिससे वे आसानी से सीख सकें। यानी माता पिता जैसा काम करेंगे वैसा बच्चे भी काम करेंगे, गुरु जैसा व्यवहार करेंगे वैसे बच्चे भी सीखेंगे। तो ये जरूरी है कि गुरु या माता पिता या जो बच्चों के संपर्क में आ रहे हैं वो अच्छा काम ही करे, तब बच्चे अच्छे तरीके सीखेंगे। मौखिक विधि, यानी बच्चे को एक प्रकार से मौखिक यानी लेक्चर दे करके। मौखिक विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि होती है, यानी कि प्रश्न पूछो बच्चों से। ठीक है, तर्क विधि, उनसे तर्क करवाओ, व्याख्यान करवाओ, व्याख्यान विधि हो गई, कथा कहानी करके उनको सुनाओ पढ़ाओ। ठीक है, इसके अलावा ये सब विधियों के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। इसके अलावा सहयोग विधि, गांधी जी का मत था कि हस्त कौशल की शिक्षा में सहयोग विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। यानी कि हस्त कौशल भी उनका जो एक प्रकार से कोई ना कोई उनको स्किल दी जाए जिससे वो कमा खा सके, उनको चाहे वो कोई मतलब आर्ट बनाना हुआ या कुछ काम करना हुआ, मतलब कुछ उनको एक टेक्निकल चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, समन्वय विधि, गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों का समन्वय स्थापित करने पर बल देते हैं। ठीक है, यानी तमाम क्रियाओं करेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। संगीत विधि पर भी फोकस करते हैं। गांधी जी ने शिक्षण में संगीत को भी महत्व प्रदान किया और उन्होंने हरिजन एक पत्रिका थी उनकी, उसमें लिखा कि शारीरिक ड्रिल, हस्त कौशल आदि में संगीत का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों में अपने कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके, और वो एक प्रकार से मतलब एक शिक्षण में म्यूजिक भी जरूरी होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्धा योजना। अब आजकल की म्यूजिक नहीं कि भोजपुरी म्यूजिक लगा दिए, अब पढ़ने बैठे तो डांस करने का उधर आपका मन कर रहा है, तो ऐसे ही गाने से एक प्रकार से दूर रहने के लिए गांधी जी ने कहा है। अब कहा हो या ना कहा हो, चूँकि उस समय गाना था नहीं, आप मान लीजिए कि कहा ही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले बेटा शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। वर्धा योजना क्या है? सन 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वर्धा नाम का एक स्थान है, उस योजना का सूत्रपात किया वर्धा आश्रम में। ठीक है, वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, परंतु इसका प्रचलित नाम बेसिक शिक्षा ही है, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। ठीक है, इस शिक्षा का केंद्र बिंदु कोई आधारभूत शिल्प होगा उसका, जिसका शिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन की समस्या को सुलझा सकेगा। गांधी जी बेसिकली युवाओं के लिए या बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं कि वह एक प्रकार से करके कोई चीज़ सीखे, साथ ही साथ में वह कोई काम करे ताकि उनका जीवन यापन हो सके, जैसे चरखा चलाएं या कुछ ऐसा काम करे, हस्तशिल्प उनके रहे, कुछ उनके अंदर ऐसी कलाकारी रहे जो अन्य किसी के पास ना रहे, या उसमें वो प्रवीण बहुत ज़्यादा हो जाए जिसके उनका एक प्रकार से जीवन यापन चलता रहे। ठीक है, अभी समझते हैं और भी इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शैक्षिक दर्शन, देखिए बाबा साहेब ने अपने भाषणों में, पुस्तकों और लेखों में यह स्वीकार किया है कि शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। यानी ये जो है, जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है। इस कारण उन्होंने शिक्षा की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एवं उनके उद्देश्यों की व्यापक चर्चा की। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा में कहा कि व्यक्ति निर्माण में शिक्षा का अमूल्य योगदान होना चाहिए। यानी जब भी एक प्रकार से व्यक्तित्व की बात होती है या व्यक्तित्व के निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शिक्षा एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के बड़ा धरना चल रहा होगा। ठीक है, अमित शाह जी ने कुछ कहा होगा या क्या है मामला पूरा, मैंने तो उसको देखा नहीं, समय चूँकि मिल नहीं पाया। मार्च वगैरह का महीना होता तो मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तब उस समय मैं थोड़ा सा देखता। ठीक है, अभी देखिए ओझा जी चले गए हैं वहाँ पर, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी में, वो भी एक प्रकार से आ गए हैं विरोध में। ऐसे तमाम सारे लोग विरोध, चूँकि देखें किसी भी महापुरुष के खिलाफ, देखिए कोई व्यक्ति, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, XYZ, लेकिन एक महापुरुष की कैटेगरी में बाबा साहेब जी आते हैं। वो महापुरुष थे, उसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि उन्होंने बहुत काम किया है, भारतीय संविधान को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। अब अवध ओझा साहब जो हमारे इधर के ही हैं, बगल के थोड़ी दूर पर, वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो वो एक कोटेशन कहा करते हैं हमेशा भीमराव अंबेडकर जी का कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है,
तो भाई शिक्षा रूपी दूध पीने की आवश्यकता सभी को है, तो जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षित थे, उन्होंने दहाड़ा और आज तक उनकी दहाड़ सुनाई पड़ रही है। समाज के लिए संस्कारित एवं चरित्रवान सद्गुण युक्त सज्जन व्यक्तियों की परम आवश्यकता है, ऐसा बाबा साहेब कहते थे, क्योंकि संस्कारवान और चरित्रवान व्यक्ति ही सबल समाज का निर्माण कर सकेगा। बाबा साहेब के अनुसार विभिन्न वर्गों में बटे समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता यानी सामाजिक समानता, जीवन मूल्यों का संरक्षण नहीं होगा तो हम आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता पर भी होना चाहिए, सामाजिक समरसता पर भी होना चाहिए। बाबा साहेब प्रचलित शिक्षा और शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि समरसता निर्माण करने वाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना का विकास करने वाली शिक्षा और पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए, जो मनुष्य के अंदर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलपमेंट करे या जो है सामाजिक समरसता का निर्माण करे। और उनका ये दृढ़मत था, यानी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते थे कि समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी समय के अनुकूल आवश्यकता हो, यानी जो समय की मांग हो, समय जैसा चाह रहा हो वैसी शिक्षा दी जाए। वे मानते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी कि मदर टंग में होना चाहिए, जहाँ पर ऐसे कि अब अयोध्या वालों के लिए अवधि में शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में है तो हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, तमिल में तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े तो उनसे समझ में आएगा। अब इसे अंग्रेजी में हम लोगों को पढ़ता है, बीएससी वाले बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। अब वो पहले हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करने फंसेंगे, मेहनत उसमें करेंगे, फिर उसको समझेंगे चीज़ों को, तो ये दुगुना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जिससे बालक में रुचि से पढ़ने के स्वभाव निर्माण होंगे जब वो अपनी भाषा में पढ़ेगा। विदेशी भाषा में पढ़ने वाले व्यक्ति का समुचित विकास हो पाएगा, ऐसी उनके मन में शंका थी। यानी कि अगर विदेशी भाषा को पढ़ेंगे व्यक्ति, उनको डबल तिबल मेहनत करनी पड़ेगी और वो उतना ज़्यादा एक प्रकार से उसमें रुचि नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते जीन जैक्स रूसो। रूसो के शैक्षिक विचार बताएं। देखिए रूसो के शैक्षिक विचारों में प्रकृतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक है। रूसो एक महान प्रकृतिवादी विद्वान भी माने जाते हैं। उनके दार्शनिक विचारों का शिक्षा के प्रत्येक अंग पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। हाँ, यहाँ हम रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करेंगे। रूसो के प्रमुख शैक्षिक विचार निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हैं। ऐसे आप लिख करके आसानी से बढ़िया नंबर पा सकते हैं। जैसे लघु उत्तरीय में प्रश्न आएगा ये सब। देखिए, मानव प्रकृति शुद्ध और स्वतंत्र, सरल और सुखदायी है। क्या? मानव प्रकृति जो है शुद्ध एवं स्वतंत्र है, सरल है, सुखदायी है प्रकृति। यद्यपि मानव मात्र में स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, फिर भी उसमें एक दूसरे से प्रेम, सहयोग करने और एक दूसरों को सुख पहुंचाने की जन्मजात प्रवृत्ति भी पाई जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमसे कोई दुखी ना हो, हर व्यक्ति चाहता है हमसे सब खुश रहे, बातचीत करे, मेल भाव रखे, ठीक है। मानव चूंकि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति प्रकृति से ही होती है, ना कि समाज से। रूसो क्या कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान जो होता है वो हमको नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, ना कि समाज से मिलता है। यानी वास्तविक ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? प्रकृति ही हमको सिखाएगी। तीसरी बात, मानव इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यानी मानव इंद्रियां ही ज्ञान के द्वार है। मानव इंद्रियां कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, यही सब, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। यानी रूसो ने कहा कि जो शिक्षा हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वही वास्तविक शिक्षा होती है। इसीलिए इनको प्रकृतिवादी कहा जाता है। समाज में यद्यपि विभिन्न दोष व्याप्त होते हैं, ठीक है, जबकि प्रकृति पूर्णतः शुद्ध होती है। ये समाज को एक प्रकार से व्यक्ति के सामाजिकरण में कम इंपॉर्टेंट भूमिका बताते हैं, जबकि वो एक प्रकार से प्रकृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। कहते हैं प्रकृति पूर्णतः शुद्ध होती है, जबकि समाज में तमाम दोष भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जीन जैक्स रूसो का शैक्षिक विचार रहा, जो मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में दोनों में पूछा जा सकता है। प्रश्न आ चुका है, आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म और प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म में प्रमुख अंतर क्या है? परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। देखिए, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में शैक्षणिक दृष्टि से 4 अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर सुनिए, आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य बताता है कि आदर्शवाद क्या कहता है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आत्म अनुभूति करना, यानी कि आत्मा के बारे जो अंदर आपकी दबी हुई चीज़ें उसको बाहर निकालना, आत्म अनुभूति करने की शक्ति डेवलप होती है। नैतिकता का विकास होता है। शाश्वत जो मूल्य है, जो पहले से चले आ रहे मूल्य है, उनको समझने या उनकी प्राप्ति करना और पूर्ण दर्शन को मानना, ये एक प्रकार से किसका उद्देश्य है? ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। किसके अनुसार बेटा? आदर्शवाद के अनुसार। लेकिन प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य आत्म प्रकाशन
नैसर्गिक प्रवृत्तियों का जीवन तथा दिशा अंतरण करना समझा जाता है। यानी कि आत्म का प्रकाशन करना, ठीक है, आत्म अनुभूति करना तो हो गया आदर्शवाद, लेकिन आत्म का प्रकाशन करना, अपने स्वाद को पहचान करके उसको बाहर निकालना, वो आगे बढ़ जाते हैं। नैसर्गिक प्रवृत्तियों का जीवन तथा दिशांतरण करना ही एक प्रकार से इसका उद्देश्य समझाता है। दूसरा अंतर ये कि आदर्शवादी प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान और अध्यापक छात्र सहयोग पर बल देते हैं। आदर्शवादी जो विचारक कहते हैं कि टीचर प्रश्नोत्तर करके एक दूसरे से सीखते हैं, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट, वाद विवाद करके, ठीक है, व्याख्यान यानी लेक्चर दे करके, और अध्यापक छात्र के बीच में सहयोग होकर के बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। जबकि प्रकृतिवादी सीखने, स्वानुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और खेल के द्वारा सीखने की विधियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि प्रकृतिवादी विद्वान क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो बच्चा होगा खुद ही सीखेगा, स्वानुभव करेगा तभी जानेगा, प्रत्यक्ष अनुभव लेगा, और खेल कोई खेलेगा उसके द्वारा भी कुछ चीज़ें सीखेगा। तो इन विधियों पर फोकस करते हैं। जबकि आदर्शवाद कहता है कि प्रश्नोत्तर यानी बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, उत्तर बताएगा, 2-3 बार पूछेंगे, याद हो जाएगा, वाद विवाद करेंगे, व्याख्यान करेंगे, अध्यापक छात्र सहयोग करके चीज़ों को समझेंगे। तीसरा अंतर इसका है आदर्शवादी शिक्षा पद्धति के स्थान पर शिक्षा के उद्देश्य पर अधिक बल देते हैं। यानी कि जो आदर्शवादी जो विद्वान हैं ये शिक्षा पद्धति के स्थान पर, ये शिक्षा के यानी एजुकेशनल मेथड पर उतना फोकस नहीं करते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य पर बल देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी पद्धति कैसे भी होगी चलेगा, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन प्रकृतिवादी शिक्षण पद्धति यानी कि एजुकेशनल मेथड के निर्माण पर फोकस करते हैं। कहते हैं कि एजुकेशन का जो मेथड होगा अगर वो सही होगा तो उद्देश्य अपने आप अधिक मतलब कि अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आदर्शवादी, अगला है आपका अंतर, आदर्शवादी शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में अध्यापक को सर्वोपरि स्थान देते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा मेथड जो है वो अध्यापक पर, टीचर पर आप छोड़ दो कि टीचर कैसे पढ़ाएगा, कोई किस मेथड से पढ़ाएगा, टीचर वो डिसाइड कर लेगा, ठीक है। सर्वोपरि स्थान किसको देते हैं? अध्यापक को वही स्थान देते हैं जो सुकोमल पौधों को सींच करके बड़ा बनाने वाले माली का स्थान होता है। यानी कि माली ने पौधे लगाए, अब पौधा को एक प्रकार से माली जो होता है पानी देगा, कब देना है, कैसे देना है, किस तरीके से उसकी सेवा करनी है, ये एक टीचर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको लेकर के अपना नहीं मालिक बनना है। प्रकृतिवादी शिक्षण को गौण स्थान देते हैं, यानी शिक्षण या शिक्षक को गौण स्थान देते हैं कि भाई उसमें इनके अनुसार अध्यापक मित्र, सहायक और वातावरण का निर्माण करने वाला होता है। यानी कि अध्यापक जो है एक मित्र के रूप में सहयोग करता है बच्चों का और उस तरीके से उसको आगे बढ़ाता है, यानी कि एक सहायता करता है। बाकी उसमें एक प्रकार से एक मालिकाना हक होता है आदर्शवाद में, जबकि इसमें एक मित्र या सहायक का हक होता है, ठीक है। ये अंतर होगा प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में, लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी का क्या स्थान है? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण प्रणाली में, एजुकेशनल सिस्टम में शिक्षार्थी यानी एजुकेशन मतलब स्टूडेंट का क्या महत्व है? देखिए, प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा का केंद्र बताते हैं, यानी कि बालक जो है वही सर्वोपरि है, उसी को केंद्र में रख करके शिक्षा देने की बात करते हैं प्रकृतिवादी विद्वान, ठीक है। जबकि आप देखते हैं आदर्शवादी शिक्षक को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा बालक के लिए होती है, तो बालक शिक्षा के लिए नहीं होता, यानी बालक शिक्षा के लिए नहीं पैदा हुआ है, शिक्षा बालक के लिए हुई, यानी कि बालक डिसाइड करेगा हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अतः सर्वप्रथम शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालक की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी बालक का नेचर समझ ले कि बच्चे को क्या जानना चाहिए, बच्चे को क्या सीखना चाहिए, इसका ज्ञान पहले कर ले। उसके स्वाभाविक रूप से विकसित होने के बाद के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था करे टीचर। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा में अध्यापक का स्थान गौण माना गया है, यानी अध्यापक उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना एक स्टूडेंट रखता है, ठीक है। यानी कि प्रकृतिवादी स्टूडेंट को एक प्रकार से इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि आदर्शवादी शिक्षक को यानी कि टीचर को इंपॉर्टेंस देते हैं। वह एक दार्शनिक है, बालक के व्यवहार पर दृष्टि रखता है, शिक्षक बस यही है, यानी कि वो एक दार्शनिक है कि बालक कैसा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसको एक दिशा निर्देश देना की एक गाइडेंस की जरूरत वो टीचर पूरा करता है। शिक्षक यानी टीचर बालक का मित्र तथा प्रेम और सहानुभूति से परिपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है। वह निदेशक है परंतु यानी डायरेक्टर है, परंतु बालक की शैक्षिक गतिविधियों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है। प्रकृतिवादी के अनुसार, प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को अपने हिसाब से करने दें, लेकिन उसको एक दिशा निर्देश देते रहें, उसको बता दें कि भाई आपको ऐसे करना है और आगे चल करके वैसे वो करता रहेगा, ठीक है। प्रकृतिवादी बालक पर वयस्कों का विचार थोपने के घोर विरोधी है कि भाई बप्पा कह रहे हैं कि हमको इंजीनियर बनना है तो बप्पा के कहने से हम बन रहे हैं। प्रकृतिवादी इसका घोर विरोध करते हैं। बप्पा काव कहते हैं, ऊपर फोकस नहीं करे है,
तहार का मन का हाथ है, तोहरे अंदर कौन इस टैलेंट है जो टैलेंट के प्रयोग करके तू तबाही मचा सकत हो दुनिया में, वह टैलेंट का लेके हो। तबाही का मतलब कि एकदम से अपन दबदबा कायम कर सकत हो। अब ब्रजभूषण सिंह वाला दबदबा नहीं भैया, ये दबदबा कि जैसे आप पढ़ाई क्षेत्र में से आप गए किसी सेक्टर में, आपने बड़ा अच्छा काम किया तो उस सेक्टर में दबदबा अपना कायम करें, ठीक है। तो प्रकृतिवादी बालक पर वयस्कों का विचार थोपने के घोर विरोधी हैं। बालक को सिर्फ बालक समझ करके ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसे वयस्क मान करके शिक्षा प्रदान करना अस्वाभाविक है। कि उसको जैसे कभी कभी टीचर जो होता है अपने हिसाब से पढ़ाता चला जाता है कि बच्चे को भी पता होगा, लेकिन बच्चा अभी बच्चा है ना, तो बच्चों को बच्चे के हिसाब से ट्रीट करें, ना कि उसको वयस्कों के अकॉर्डिंग। बालक को ऐसे समस्त अवसरों को प्रदान करना चाहिए या जाना चाहिए जिनके वह मतलब कि जिनमें वह अपने स्वयं के प्रयोग के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर सके। यानी ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें उसको दी जानी चाहिए जिससे वह अपना जो ज्ञान है उसको परख पे, वो अपने अनुभव को समझ पाए, जान पाए, अपने आप को पहचान पाए। बालक के द्वारा अपने प्रयोग से प्राप्त अनुभव उसके अपने होते हैं और बालक को बालक समझ करके उसकी प्रवृत्तियों का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचियों का, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके पास कितनी क्षमता है, उसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, क्या पढ़ना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको देने का प्रयास करे। शिक्षा की व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। किसी भी दशा में यानी सिचुएशन में बालक की इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों को दबाने का लेस मात्र भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। प्रकृतिवादी इसके घोर विरोधी हैं। अगर आप किसी बच्चे का मन कर रहा है कि उसको डॉक्टर बनना है और बप्पा कह रहे इंजीनियर बनना है, तो बप्पा के कहने पर, चूंकि बप्पा फीस देते हैं, तो आपने कहा कि नहीं बेटा इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। तो बच्चे को दबाने का प्रयास न करें कि भाई डॉक्टर बनोगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बच्चे का मन है डॉक्टर बनने का तो बनने दो भाई डॉक्टर, क्योंकि उसके अंदर शुरुआत में एक क्वालिटी आई है, ठीक है। पता नहीं क्यों क्वालिटी आई हो तो भगवान जाने, लेकिन हाँ बच्चे को जो मन कर रहा है उस पर फोकस कर दें। प्रकृतिवादी ऐसा बताते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि बच्चे का ऐसा मन है, आप अपने बच्चे को जैसा मन हो ऐसा पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन प्रकृतिवादियों ने कहा है। ठीक भी है यार। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा बताइए। देखिए, वर्तमान युग की दार्शनिक विचारधाराओं में प्रयोजनवादी विचारधारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विचारधारा एक और आदर्शवाद का विरोध भी करती है तो दूसरी ओर प्रकृतिवाद का भी विरोध करती है। यानी प्रकृतिवाद का भी विरोध करती है, आदर्शवाद का भी विरोध करती है। कुछ विचार आदर्शवाद के भी समाहित करती है, कुछ प्रकृतिवाद के भी समाहित करती है। इस विचारधारा में व्यवहारिक तर्कों को विशेष महत्व दिया जाता है और सत्य की कसौटी पर कस करके ही किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ तभी स्वीकार की जाएगी जब वह सत्य होगी, जब उसकी जांच परख हो जाएगी पूर्ण रूप से, तभी वह चीज़ सत्य मानी जाएगी। व्यवहारिक परिणाम को ही सब कुछ मानना है मानता है प्रयोजनवाद। यानी जो भी व्यवहारिक परिणाम निकलता है, जो हम देख लेते हैं सत्य प्रतीत होता है, वही सब कुछ है। वास्तव में यह अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन होता है और इसके अनुसार मनुष्य जो है अपनी क्रिया के बीच में अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। यानी जैसा वो काम कर रहा है उसी हिसाब से अपने मूल्य डिसाइड करता है। जैसा कि ब्राइटमैन ने लिखा कि प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड होता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो समस्त विचार प्रक्रिया की जांच करके उसके व्यवहार परिणामों से करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक आते हैं तो विचार प्रक्रिया को सत्य माना जाता है, अन्यथा उसको नहीं माना जाता, ठीक है। तो प्रयोजनवाद बेसिकली व्यवहार में जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हीं को या संतोषजनक है उन पर फोकस करता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने प्रयोजनवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी है। यहाँ प्रमुख परिभाषाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। जैसे कि रास कहते हैं कि प्रयोजनवाद मूलतः एक मानवतावादी दर्शन है या मानववादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्यों का सृजन करता है। यानी मनुष्य कोई काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना मूल्य बदलता है, मूल्य को ग्रहण करता है। सत्य अभी भी निर्माण की अवस्था में है और अपने स्वरूप का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए छोड़ देता है कि हमारे सत्य मनुष्य निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है। रस्क कहते हैं कि प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद के विकास की अवस्था होती है, जो ऐसा आदर्शवाद है जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का मूल्य कराएगा और इसके परिणाम स्वरूप जिस संस्कृति का निर्माण होगा उसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, ना कि उसकी उपेक्षा की जाएगी। यानी निपुणता का इंपॉर्टेंस होगा और जो चीज़ सुटेबल होगी उसी को आगे बढ़ाएगा। विलियम जोन्स कहते हैं कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का प्रभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है, यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। विलियम जोन्स क्या कहते हैं? प्रयोजनवाद मस्तिष्क का प्रभाव और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है, यानी सत्य और विचार के प्रकृति का सिद्धांत है। यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है, यानी जो चीज़ें वास्तविक है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और जो एक प्रकार से वास्तविक हैं, जो सत्य हैं, जो लोगों का फायदा करवाती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करता है।
देखें, प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं बेटा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा बेटा। ओके, चले, चले, क्या प्रश्न आपका आया था बेटा? हाँ, प्रश्न आपका आएगा, प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। देखें, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के कई उद्देश्य बतलाए हैं, जैसे कि शिक्षा के द्वारा बालक में ऐसी क्षमता का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे अपने लिए नवीन मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सकें। सबसे पहली बात, यानी ऐसे शिक्षा की मतलब बच्चों के लिए ऐसे क्षमता का विकास, ऐसी कैपेसिटी डेवलपमेंट करे बच्चों में जिससे कि वे अपने नए मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, ये खुद डिसाइड करें बच्चे। ठीक है, इसके अलावा प्रयोजनवादी शिक्षा की आवश्यकताएं, इच्छाएं और अभिप्रायों और रुचियों का विशेष महत्व प्रदान करते हैं प्रयोजनवादी। इसके अलावा प्रयोजनवादियों का कहना है कि मनुष्य को सदैव क्रियाशील रह करके बराबर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जॉन ड्यूबी कहते हैं कि सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य माना है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति में जितनी ही सामाजिक कुशलता रहेगी, सामाजिक क्षमता रहेगी, वह उतनी ही सामाजिक उन्नति कर पाएगा। पांचवा सिद्धांत है, प्रयोजनवादी अथवा प्रयोगवादी पूर्व निर्धारित सत्यों, मूल्यों, धारणाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वे पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध करते हैं। यानी पहले से कोई उद्देश्य नहीं फिक्स करते हैं, पहले जो जरूरी होता है वर्तमान का उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, और ये एक प्रकार से जो पूर्व निर्धारित सत्य है, मूल्य है, धारणा है, उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं। जब वो सत्य पर आधारित होता है तब उसको एक प्रकार से मानते हैं, तब उसको आगे बढ़ने की बात करते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया आए हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका, विविधता क्या है। बताएं, विविधता क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। विविधता किसे कहते हैं? देखिए, विविधता से तात्पर्य प्रायः भौगोलिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि में असमानता से है। यानी विविधता का मतलब क्या होता है, जब कभी किसी स्थान पर, चाहे वहाँ पर जैसे भौगोलिक मतलब जैसे कहीं पर पहाड़ पर्वत है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर झरना है, कहीं पर झील है, कहीं पर मैदान है, तो भौगोलिक वो विविधता हो गई। शारीरिक विविधता क्या है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कोई चपटा, किसी का मुँह है, किसी गोरा है, कोई काला है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया शारीरिक डिफरेंस। तीसरा होता है सांस्कृतिक, कोई आप देख किसी का कल्चर दूसरा है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, कोई सदरी पहनता है, कोई टोपी लगाता है, तो इस तरीके से सांस्कृतिक कल्चर होगा। किसी का विचार ये, किसी का वो है। ठीक है, धार्मिक, ऐसे तमाम धर्म आप देखते हैं, तो ये सब एक प्रकार से विविधता होता है। ये भिन्नताएं भारतीय समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक हैं। चूँकि आजकल भारत में पहले से ही आप देखिए विविधता में एकता की बात होती है, भारत में विविधता बहुत रही है। भारत में प्रजाति विविधता, जाति विविधता, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, वेशभूषा, इन सभी को लेकर के आपको पूरे जगह पर विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो भारत बेटा विविधता में एकता को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो इसमें आप विविधता में ऐसे लिख पाएंगे।
विविधता के प्रकार बताएं। देखिए विविधता कई प्रकार की होती है। पहला होता है भाषाई विविधता। देखिए भारत में लगभग कई भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं तो आपको मिलेंगी, उसमें संविधान में शामिल है। तो भाषा बहुत सारी बोली जाती है, फिर भी सभी भाषा आपस में तालमेल खाती हुई चलती हैं। सांस्कृतिक विविधता, संस्कृतियाँ कई सारी हैं। क्षेत्रीय विविधता यानी कि कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई दक्षिण का है, ये ऐसे अलग अलग, ठीक है। धार्मिक विविधता, धर्म कई सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, बौद्ध, पारसी, यहूदी, तमाम धर्म है। निर्जातीयता मतलब कि निर्जातीय यानी प्रजातीय विविधता, मतलब कि एक प्रकार से कोई आप देखते हैं निर्जातीय, कोई मतलब कि निर्जातीय मतलब होता है कोई संगठन बना है, कोई संस्था है, कोई समूह है, कोई समुदाय है, तो ये समुदाय फलाने समुदाय, धमाके समुदाय, तो इस तरीके से तमाम समुदाय वगैरह। जनसंख्यात्मक विविधता भी है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर कुछ है, इस तरीके से। भौगोलिक विविधता, कहीं पर पर्वत पहाड़ नदियाँ, कहीं पर कुछ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर कुछ है। ऐसे प्रजातीय विविधता, कोई गोरा है, अब दक्षिण भारत के लोग थोड़ा काले होते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरे होते हैं, ठीक है। अब मध्य भारत के लोग गेहुआ रंग के होते हैं, तो ये सब आप अंतर दिखेंगे। जातीय विविधता भी, आपको कई सारे जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जनजातीय विविधता, तमाम सारी जनजातियाँ भी रहती हैं यहाँ पर। जनजाति, SC ST, धर्म, तमाम अलग अलग विविधताएं हैं। तो इस विविधता के प्रकार हैं। भारत में आपको ये सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। देखिए सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता है समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन। सामाजिक स्तरीकरण को अंग्रेजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि समाज में आपका पद क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी परिस्थिति जैसे होगी उसके अकॉर्डिंग आपका पद होगा समाज में। समाज में उच्चता से निम्नता या निम्नता से उच्चता का जो क्रम फिक्स होता है उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति की समाज में क्या पद, क्या गरिमा, क्या प्रतिष्ठा होती है, उसका पद डिसाइड होता है। उच्चता से निम्नता की ओर, निम्नता से उच्चता की ओर, वो एक प्रकार से उसका क्या होता है, स्तरीकरण होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। स्तरीकरण जो है स्तर शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। समाज के विभिन्न स्तर ऊंच नीच के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं, इन्हीं को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। यह व्यवस्था किसी एक समाज तक ही सीमित नहीं बल्कि विश्व के सभी समाजों में उच्चता निम्नता का क्रम, कोई देखे आप देखते हैं कुछ लोग पहुंचते हैं, जैसे अभी शादी वगैरह का माहौल चल रहा था कुछ दिन पहले तक। अब जैसे कोई प्रधान, पंच प्रधान पहुंचेंगे अगर शादी ब्याह में, तो लोग खड़े हो जाएंगे कुर्सी से। कोई वैसे पहुंचेगा, आम जनमानस पहुंचेगा तो उससे कोई खड़ा नहीं गया है, चलो पानी पिया दो आएगा, तो ठीक है, इस तरीके से। पी जिसबर्ट नाम के विद्वान है, कहते हैं कि समाज की उच्चता और अधीनता या निम्नता के संबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण होता है। मरे कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया विभाजन होता है, यही होता है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। ऐसे आप स्तरीकरण का एक आधार मान लीजिए धर्म होता है। धर्म या एक प्रकार जाति मान सकते हैं। अब जाति जैसे कि चलते थे, ब्राह्मण का स्तरीकरण सबसे ऊंचा समाज में माना जाता है। ब्राह्मण को सब देखते तो प्रणाम करते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, फिर उसके नीचे शूद्र। तो इस तरीके से ये स्तर एक फिक्स है कि ब्राह्मण उच्च है, फिर उससे नीचे क्षत्रिय है, फिर जो है वैश्य है, फिर शूद्र है। तो इस तरीके से ये स्तरीकरण हो सकता है। ये एक स्तरीकरण का एक प्रकार हो गया। ऐसे स्तरीकरण, कोई व्यक्ति जो बहुत धनी है, ठीक है, अब वो व्यक्ति बहुत धनी है तो वो उसका लोग सम्मान ज़्यादा करेंगे, फिर उससे कोई गरीब होगा तो उसका सम्मान, फिर उससे गरीब उससे। जैसे एक स्तरीकरण मान लीजिए, एक थाने में एक एसओ होता है, एसओ बड़े पद पर है, फिर उससे नीचे आप देखते हैं एसएचओ हो गए, फिर आप देखते हैं और नीचे आप आएंगे तो कौन हो गए, उससे नीचे और आएंगे तो आपका जो है डबल स्टार वाले एसआई हो गए, फिर उससे नीचे सिपाही आ गए, फिर उससे नीचे हवलदार वगैरह हो गए, ठीक है, एक डबल स्टार, ठीक है, इस तरीके तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब स्तरीकरण ही होता है, तो वो वहाँ पर स्तरीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न, जाति किसे कहते हैं। देखें जाति, कास्ट को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं जाति को। जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित या एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी अलग इकाइयों या समूहों में बटा हुआ रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से पाया जाता है, सांस्कारिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे कि जातियाँ, आप देखते हैं जातियाँ जो होती हैं वो जन्म पर आधारित होती हैं, जबकि जो वर्ण होता है वो कर्म पर आधारित होता है। जैसे 4 वर्ण पहले थे, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राज्यान्य कृता ऊर्ध्वदशत वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। इन्हीं 4 से तमाम प्रकार की जातियाँ निकली। अब जातियाँ जो जन्म से डिसाइड होती थी, लेकिन पहले जब वर्ण बना था तो वो कर्म पर डिसाइड था कि भाई ब्राह्मण का पेशा था कि भाई वो जो है दान यज्ञ करेंगे, मतलब कि दान वगैरह लेंगे, यज्ञ करेंगे, पठन पाठन अध्यापन करवाएंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करेंगे।
क्षत्रियों का कर्तव्य था रक्षा करेंगे, वैश्य का कर्तव्य था कि भाई व्यापार वगैरह करेंगे, शूद्र का कर्तव्य था कि इन तीनों की रक्षा करेंगे। तो ये सारा कर्तव्य था। जय छठन कहते हैं कि जाति ये होती है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण होता है। वंशानुक्रमण के मतलब कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास जो एक प्रकार से वंशानुक्रमण यानी कि आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तब उसी को हम जाति कहते हैं। चार्ल्स कूरे नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं समाजशास्त्री बहुत बड़े, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस तरीके से जाति ये होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लिंग क्या होता है। देखिए, महिला और पुरुष के हिसाब से विभाजन ही लिंग कहलाता है। जेंडर शब्द प्रायः समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री, पुरुष और उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है। जैविक रूप से स्त्री और पुरुष, उभयलिंगी व अन्य व्यवहारों के विभाजित सांचों पैटर्न्स को श्रेणीबद्ध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज में किया जाता है। लिंग के आधार पर भेदभाव भी आप देखने को मिलता है समाज में कभी कभी। जैसे पुरुषों को थोड़ा उच्च स्थान प्राप्त है, महिलाओं को उससे नीचे, और जो थर्ड क्लास के जो थर्ड जेंडर होते हैं बेसिकली, जैसे कि जो थर्ड जेंडर में जैसे कुछ आप देखते कई प्रकार के थर्ड जेंडर होते हैं, जैसे एक महिला वाले, एक पुरुष वाले, ठीक है। लेस्बियन और गे जो दो प्रकार के होते हैं, तो उनका थोड़ा सा थर्ड मतलब उनका जो लेवल है थोड़ा सा नीचे लोग रखते हैं उनको देख करके लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं वो शादी ब्याह में पहुँचते हैं तो पैसा भी मांगते हैं, तो उस पर भी लोग एक प्रकार मतलब कि वो लोग थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनका आशीर्वाद कहते लगता है, शराब भी लगता है, तो यही सब करके लोग पैसा वैसा दे देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो चूँकि प्रकृति ने उनको पहले से अलग करके बना मतलब कि अलग थोड़ा सा भेजा है, क्लियर। और उनमें लोग तो जो थर्ड जेंडर जो होते हैं वो भी एक प्रकार से, तो उनका सबका अपना अपना समाज में एक स्तर होता है, ठीक है। ये बात है, यानी पुरुषों का स्तर ऊंचा होता है, महिलाओं का उससे नीचे, और थर्ड जेंडर का और नीचे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। वर्ग क्या होता है, क्लास। देखिए, जिन्स वर्ग कहते हैं कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो वंश, कुल, समाज, व्यवसाय, धन और शिक्षा के कारण एक साथ जीवन व्यतीत करता है, और जो समान विचारों, भावनाओं, व्यवहार का भंडार रखते हों, और जो इनमें से कुछ या सबके कारण एक दूसरे से समानता के आधार पर मिलते हों, वो अपने मतलब कि और अपने एक को एक समूह का सदस्य समझते हों, चाहे वह इस बात की चेतना उनके विभिन्न अंशों में पाई जाती हो। कुल मिलाकर के जो वर्ग होता है ये जन्म पर अगर हो तो ठीक है, मतलब जन्म पर है तो कोई बात नहीं, जन्म में भी नहीं हो सकता। इसका आधार जो होता है ये एक प्रकार से आपका कर्म होता है, जन्म नहीं होता, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिए, यानी जन्म जो होता है वो एक प्रकार, जातियों का आधार क्या होता है, जन्म होता है, जबकि वर्ग जो होता है वो मतलब कि जाति नहीं, मतलब कि उसका कर्म होता है, या वो व्यवसाय से एक समूह में लोग जुड़े रहते हैं, वही होता है आपका वर्ग, ठीक है, क्लास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, सामाजिक संगठन क्या होता है। सामाजिक संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके सम्मिलित उद्देश्य होते हैं, यानी कि सभी का उद्देश्य सेम होता है। सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा होता है। संगठन के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। सभी का काम फिक्स होता है संगठन में, सभी अपना अपना काम डिसाइड करते हैं, सभी का काम अपना फिक्स होता है और सभी अपना अपना काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें बेटा तो सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय उस हेर फेर से है जो समय के अनुसार समाज के ढांचे, संगठन और कार्यों में होता रहता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक अनुकूलन की वह प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के रूप में काम करती है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए किंग्सले डेविस नाम के समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन या समाज के ढांचे या समाज की संरचना में, समाज के कार्यों में, सामाजिक संबंधों में घटित होते हैं। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं, मैकाइवर पेज कहते हैं बेटा कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और जब संबंधों के इसी जाल में परिवर्तन होता है बेटा तो क्या होता है, समाज के इसी जब जाल में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी जाल में जब परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, जब जाल में परिवर्तन होता है तो उसी जाल को क्या बोलते हैं, उसी जाल में जब परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, जाल में परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, जाल में परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे बेटा, सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही लगातार मैं क्लास आपके लिए लेता रहूँगा, ठीक है, क्लियर। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये एजुकेशन का क्लास था, मतलब क्लास है जो मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही और क्लास आपको मिलती रहेगी। हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा मैं काम कर रहा था, इस वजह से थोड़ा सा
हाँ चले, 1 मिनट। जिन बच्चों को हमसे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको जुड़ना है भाई वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चले, तो ये हो गया आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? देखिए, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य व्यक्ति मतलब कि व्यक्ति की किसी सामाजिक ढांचे में गति करना होता है। यानी कि इस तरह सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है कि एक स्थान से अथवा स्थिति से चल करके दूसरे स्थान या स्थिति पे पहुंच जाना। जैसे एक स्तर समाज में है, आपकी एक स्थिति है, आपको अपना सामाजिक स्तर छोड़ना है, आप दूसरे समाज में एक प्रकार से वही स्तर पा रहे हैं, उसी पर चले जा रहे हैं। यानी एक पद से दूसरे पद में जाना, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जाना ही गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति का स्तर बढ़ जाता है अथवा उसका स्तर घट जाता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना पुकारा जाता है। HP फेयरचाइल्ड कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक गतिशीलता एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर व्यक्तियों की गति का ही नाम होता है। व्यक्ति समाज में स्तर ऊंचा करने के लिए तो जाता है, या उसका स्तर वहाँ पर जाकर के नीचा भी हो सकता है, या उसका स्तर इस समाज में नीचा है, इस वजह से वो दूसरे समाज में या दूसरे संगठन का सदस्य बनना चाह रहा है, चूँकि उसका स्तर वहाँ पर ऊँचा मिलेगा। ठीक है, जैसे दल बदल कर लेते बहुत सारे पार्टी के लोग कि हमको फलाने मंत्री पद वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। रेल्फ टर्नर कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। पहली होती प्रदत्त गतिशीलता, यानी प्रदत्त माने जो पहले से प्राप्त है। दूसरी होती संघर्ष गतिशीलता, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रदत्त गतिशीलता वह है जिसमें कोई व्यक्ति और वर्ग अथवा पद अथवा समूह किसी अन्य व्यक्ति को चुन लेता है और उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हो जाता है, तो यह प्रदत्त गतिशीलता होती है। कि भाई आपको मिला है, प्रमोशन वगैरह मिल गया तो प्रदत्त आपका हो गया। दूसरे प्रकार की गतिशीलता होती है संघर्ष गतिशीलता। यदि कोई व्यक्ति अपने संघर्ष अथवा परिश्रम के बल पर उन्नति करता है और उच्च पद प्राप्त कर लेता है तो यह संघर्ष गतिशीलता है, यानी कि उसने मेहनत करके उस पद को प्राप्त करने के लिए काम किया। लेकिन एक हो कि आपको अपने आप मिल जाए, तो अपने आप मिल जाए तो प्रदत्त। संघर्ष माने जब आप मेहनत करके जाएं तब। ठीक है, उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और संघर्ष और परिश्रम से भारत के प्रधानमंत्री बने। यह संघर्ष गतिशीलता का एक उदाहरण हुआ। लेकिन अगर आप जैसे ऐसे हैं ही और आपको डायरेक्ट जो है बना दिया, जैसे कि आप देखते हैं एक बिहार का बच्चा था, उसको जो है वो बना दिया गया, क्या बोलते हैं, DM बना दिया गया, ठीक है, IPS बना दिया गया, तो वो चीज़ें, ठीक है, वो होगा आपकी हो गई प्रदत्त। मतलब आपको बिना कुछ मेहनत किए ही मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मौलिक अधिकार को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक विद्वान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मूल अधिकारों के सिद्धांत में शासन का सीमित होना छिपा होता है। सरकार और विधानमंडल को तानाशाही से रोकना ही उसका उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को पाने के लिए व्यक्ति को विकास का मौका देता है। व्यक्ति विकास हो सके, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यह संविधान के द्वारा हर एक व्यक्ति को, हर एक जो है नागरिक को मिला हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास सरकार के द्वारा भी किया जाता है तो वह न्यायालय में जाकर के तुरंत अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी कर देगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया बेटा, वो 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। अब आपके संपत्ति पर जो है आपका पूरा अधिकार नहीं होता। कानूनन अगर जब सरकार चाहेगी तो आपकी संपत्ति सरकारी हो जाएगी, मतलब आपको मुआवजा दिया जाएगा। जैसे पहले किसी का जमीन, रोड, मतलब रोड बन रहा था, जमीन आ गई सामने, तो पहले लोग केस लड़ देते कि भाई हमारा संपत्ति, हम नहीं बनवाने देंगे रोड। ठीक है, तो इसी वजह से किया गया, और तमाम सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लिखिए। वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बेटा अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समता, कानून के नज़रों में सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप महिला हो, पुरुष हो, सभी को समान एक प्रकार से देखा जाएगा कानून की नज़रों में। आप जो है ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चमार हो, चाहे जो भी हो, हरिजन हो, ये SC ST हो, जनजाति हो, सभी के लिए न्याय बराबर होगा। सभी को एक प्रकार से बराबर देखा जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में या इन सभी में, सभी लोक नियोजन के मामलों में आपको सभी को समानता दी जाएगी। इसमें एक चीज़ अपवाद है, वो है आरक्षण, एक्सेप्शन में आता है वो। ठीक है, यानी कि अपवाद इसमें यह है कि भाई आरक्षण जो है वो दिया गया है, तो वो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का थोड़ा सा वो छोटा होता है वो कद। ठीक है, अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का जो छुआछूत पहले होती थी उसको खत्म किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 आप बोल सकते हो, ठीक है, आप कहीं पर जा आ सकते हो, कहीं पर सभा सोसाइटी कर सकते हो, आप कुछ भी एक प्रकार से कोई धंधा खोल सकते हो, कहीं पर अपना बसाव कर सकते हो, कहीं पर ज़मीन वमीन खरीद सकते हो, संगठन बना सकते हो, सभा कर सकते हो, ये सब अधिकार आपको दिया गया, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के ए में कही गई है। अगर तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में, जैसे बलाश्रम शोषण होता था बच्चों का, बच्चों को बेगारी प्रथा होती थी, लगातार उनको बेगारी करवाया जाता था, ठीक है, ये सब खत्म कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हो। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपको दिए गए 29 और 30 में दिए गए कि आप अपनी शिक्षा अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हो। अल्पसंख्यकों के लिए बेसिकली ये है। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उसकी आत्मा का संविधान की भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन आ चुका, मौलिक अधिकार मतलब कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। देखिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है पहले जब शामिल किए गए कब, अनुच्छेद 1900 मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक अधिकारों मतलब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ऐसे कर्तव्य जो कि जनता से अपेक्षा करी जाती है कि जनता ये कर्तव्य करेगी या ये मानेगी, ठीक है। देश 10 कर्तव्य देता है, जैसे आपको 6 अधिकार दिए हैं, ठीक है, जैसे आपको आपके बप्पा आपको कुछ अधिकार देंगे तो आपसे कुछ काम भी सोचेंगे कि भाई आप करेंगे, तो ऐसे ही देश भी कहता है कि अगर आपको मैंने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं तो आपको मौलिक कर्तव्य भी कुछ होंगे जिसको आपको मानना चाहिए। अब आप माने या ना माने वो आप पर डिसाइड करता है, लेकिन मानना सभी भारतीयों को चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और सभी मानते भी हैं। ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन सभी को मानना चाहिए। जैसे पर्यावरण की रक्षा हो गया, देश की रक्षा, देश का सम्मान, अखंडता, एकता, सभी को अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की संख्या जोड़ दी गई और अब कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक मौलिक कर्तव्य जो जुड़ा, पहले क्या था कि भाई माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं भेजते थे स्कूल, लेकिन अब प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद मतलब कि जो मौलिक अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए कर्तव्य भी माता पिता का होगा कि अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाएं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका जो नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व को अंग्रेजी में DPSPs कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये ऐसे सिद्धांत हैं जो संविधान के द्वारा देश को ये दिए गए हैं, राज्य को दिए गए हैं कि भाई देश को ये बताया गया कि आप इन मुद्दों पर काम करके जनता की सेवा कर सकते हो, जनता का वेलफेयर कर सकते हो, जनता का कल्याण कर सकते हो, ठीक है, वेलफेयर माने कल्याण कर सकते हो जनता का। तो ही तमाम सारी चीज़ें लिखी गई। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 अनुच्छेद जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिखे इसमें, इसी को भाग 4 कहा जाता है। भाग 4, ठीक है, भाग 4 का वो है 4 का आ या 4 का। समानता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध उन सिद्धांतों से होता है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं। कोई भी राज्य जिन सिद्धांतों के अनुसार अपने सुनिश्चित विकास पर आगे बढ़ता है उसी को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, फिलोसॉफी क्या होता है। देखिए दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी यानी कि फिलोसॉफी का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द 2 यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है बेटा प्रेम यानी लव, और इसका मतलब होता है विद्या, सोफिया का मतलब, ठीक है। यानी इस तरह फिलोसॉफी का मतलब क्या हुआ, विद्या अनुराग या ज्ञान से प्रेम करना, ठीक है, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग होना, यही एक प्रकार से जो है क्या होता है फिलोसॉफिया का अर्थ होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब कभी दर्शन पर गंभीरता से विचार किया गया है तब सदैव यही धारणा रही है कि इसका अर्थ, जॉन डीबी कहते हैं कि इसका अर्थ विद्या यानी ज्ञान का पालन करना है जो जीव व्यवहार को प्रभावित करे। अनेक विद्वानों ने दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। यहाँ कुछ परिभाषाएं हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषा दी गई हैं। ब्राइटमैन कहते हैं बेटा कि दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार किया जा सकता है, अथवा जो अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता, जो मनुष्य की अनुभूतियाँ हैं उसको समझना, उसको एक प्रकार से बहुत सरल तरीके से जानना। इसके अलावा सेलर्स कहते हैं कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति से संबंध ज्ञान के द्वारा एक अंतर्दृष्टि
प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दर्शन शास्त्र का ये मतलब हुआ। दर्शन के बारे में ऐसा परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बेसिक शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी की वर्धा योजना थी उसी में बताई गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके आधार पर 1937 से भारत में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन को स्थापित किया गया था। देश के 11 प्रांतों में से, यानी 11 प्रांत उस समय थे, बड़े बड़े से आज राज्य में से प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में से 6 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल इस दुविधा में थे, क्योंकि एक तरफ उनको देश के पथ प्रदर्शक गांधी की शिक्षा नीति को कार्यान्वित करना था, दूसरी तरफ कम से कम सर्वव्यापी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी करना था। साथ ही उन्हें शिक्षा विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता भी थी। इसीलिए ऐसी दशा में गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत करके उनका पथ प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं का, कि आप इन मुद्दों पर काम करके शिक्षा एक प्रकार से डेवलप कर सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था बेटा? गांधी जी कहते हैं कि अपने पत्र हरिजन में कहते हैं कि शिक्षा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, कई बहुत दिनों से प्रकट कर रहे थे, और कुछ समय के बाद वही लेख बेसिक शिक्षा योजना के आधार पर बने। हरिजन के 31 जुलाई 1936 के प्रथम अंक में, तो जब उसका 31 जुलाई का जो अंक आया था 1936 में, उसमें प्रकाशित अपने एक लेख में गांधी जी ने शिक्षा विषयक अपना दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त किया, और व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और अन्य मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास से होता है, या सर्वतोन्मुखी विकास से ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है उसका संपूर्ण है, उसका मन आत्मा शरीर में जो भी छिपा हुआ है उसको बाहर प्रकटीकरण का एक माध्यम होता है शिक्षा, ऐसा गांधी जी ने कहा। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती, केवल आप साक्षर हो जाए, पढ़ना लिखना जान जाए, वही शिक्षा नहीं होती। उसके अंतर्मन की बातों को और उसकी आत्मा की उन सभी बातों को प्रकटीकरण करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। उनकी दृष्टि में बालक की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखा करके, और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बना करके प्रारंभ करनी चाहिए। यानी बच्चा जब बड़ा हो तब वह उस हस्तकला में, जिस हस्तकला को बचपन से सीखता आ रहा है, यानी कोई हाथों की ऐसी कला जो कि वो जानता हो और उसमें निपुण हो जाए, इससे क्या होगा कि वो अपना जीवन यापन कर लेगा। जीविकोपार्जन की शिक्षा जो है बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके गांधी जी ने बताई। बेसिक शिक्षा के गुण क्या क्या थे, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। बेसिक शिक्षा के बेसिकली कई गुण हैं बेटा। देखिए बेसिक शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। पहली बात, 7 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगी। यानी कि सबसे पहली बात, अनिवार्य शिक्षा जो होगी वो 6 से या 7 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होगी, फ्री में। दूसरी बात, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा का व्यय उत्पादन कार्य के रूप में देना होगा। यानी उत्पादन कार्य के रूप में, यानी शिक्षार्थी अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो ऐसा कोई काम करे जिससे क्या हो, उस पर जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा कोई उत्पादन काम कर दे, कोई हस्तशिल्प जो उसने सीखा है उसी को एक प्रकार से वो उत्पादित कर दे, या उसके द्वारा वो चीज़ों को बता पाए। ठीक है, यानी कि उत्पादन कार्य करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, बेसिक शिक्षा अपव्यय रहित होगी और विद्यार्थी उत्तम नागरिकता के गुणों से युक्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि बेसिक शिक्षा जो होगी वो अपव्यय माने होता है कि अपव्यय और अवरोधन, यानी कि बेसिक शिक्षा जो होगी उसमें जो बच्चे पहले छोड़ देते थे या बच्चे नहीं पढ़ते थे, ठीक है, या बच्चे इसे एक क्लास में फेल हुए दूसरे क्लास में उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो वो सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अपव्यय और अवरोधन वो दोनों खत्म कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा का जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है और इसमें वास्तविक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए इस शिक्षा में, कि वास्तविक उत्तरदायित्व क्या है। इसके अलावा यह शिक्षा किसी हस्तकर्म यानी उद्योग, हस्तकल्प या हस्तशिल्प के द्वारा की दी जाती है। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं के विकास का अवसर भी यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा का केंद्र बालक होगा, यानी बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाएगी और उसे क्रिया आत्मचेष्टा के द्वारा किसी विषय को सिखाने पर जोर दिया जाएगा। यानी बच्चे खुद को मोटिवेट करें बच्चों को कि आप इस चीज़ को सीखें, या बच्चों को देखें कि किस दिशा में जा रहे हैं, उनको उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास, एक उनको शिल्प दिया जाए, एक उनको कला सिखाई जाए, इसके साथ ही साथ उनको क्रिया करके कोई काम करवा करके सिखाया जाए, आत्मचेष्टा यानी कि वो प्रयास करके सीखें। ठीक है, इसके अलावा बेसिक शिक्षा में और चीज़ें बताई गई। इसमें राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम और असंप्रदायिकता की भावनाएं भी निहित हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा गांधी जी द्वारा अनुमोदित सत्य और अहिंसा के आदर्श से प्रभावित है।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा सत्य अहिंसा के आदर्श से प्रभावित है। इस तरीके से गांधी जी ने ये तमाम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आप इनको एक प्रकार से इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, चूंकि इसका रिवीजन आप पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, पीडीएफ मिल सकता है। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसको मैंने डाल दिया है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जाएंगे तो तमाम वीडियो मिल जाएगी। ये आपका को करिकुलर कोर्स होता है, मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन, इन सभी का आपको कोर्स मिल जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर देगी बेटा। अगर आप जो है 100 रुपीज़ का आप नहीं चलाते कोई भी चीज़ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। SMS करें 9161 93 60 62 पर और तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है, ये सब आप लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसी से आपको जोड़ दिया जाएगा बेटा। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था करी जाएगी। जैसे कि आप वहाँ पर क्या पढ़ पाएंगे, जैसे आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, इन सभी के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, जो इस समय आपके क्वेश्चन पेपर में विभिन्न विश्वविद्यालय के वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। यानी मात्र 100 रुपये में इतनी व्यवस्था कर दी गई है। और जैसे ही 4th सेमेस्टर का जनवरी में क्लास प्रारंभ होने वाली है, जनवरी में कोर्स में ज्वाइन होने के लिए उसके लिए भी आपकी पेमेंट जो रहेगी केवल 100 रुपये रखी जाएगी। तो उसको तुरंत आपको बताया जाएगा, तुरंत आप उससे भी जुड़ जाएंगे। तो इसका आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।